चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोग अपने सिलेबस का फिजिक्स का एक नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पोर्शन का नाम होगा आपका क्या? काइनेमेटिक्स। इसका नाम क्या होगा? काइनेमेटिक्स। और ये काइनेमेटिक्स है क्या चीज? तो इसके बारे में आपको अभी मैं एक एक करके चीजों को डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आएंगे चैप्टर पर। और आज हम लोग इससे रिलेटेड चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। तो इस काइनेमेटिक्स में सबसे पहले देखेंगे कि ये काइनेमेटिक्स होता है क्या। तो कहता है क्या कि ये जो काइनेमेटिक्स है आपका, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी बॉडी के बारे में, किसी पार्टिकल के बारे में या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। और इस स्टडी में हम लोगों को स्टडी करना है किस चीज का? तो केवल उसके मोशन का। बात समझ में आ रहा है? तो कहता है क्या कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? एक ब्रांच है किस चीज का? तो फिजिक्स का, जिस ब्रांच में हम लोग क्या डील करते हैं, which deals with the motion of पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है क्या कि एक पार्टिकल का, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं किस चीज का? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। मतलब पार्टिकल आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या बोले? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग डील करेंगे किस चीज से? मोशन ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, विदाउट कंसीडरिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। बिना इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर किए बिना, फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर किए बिना क्या करना है? किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना है या मोशन के इफेक्ट को स्टडी करना है। अब देखना कि एक बात है क्या कि स्टडी किसका होना है? मोशन का। और दूसरा बात क्या है कि यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों को कंसीडर नहीं करना। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि किसी भी बॉडी का, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि किसी भी बॉडी का शेप, साइज, ओरिएंटेशन, इस सब को हमको कंसीडर नहीं करना है। हमको मान के चलना है क्या कि दुनिया में जितनी भी 3 डायमेंशनल बॉडी है वो सारी की सारी बॉडी अपने आप में क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है। और यहां से हम लोग एक कंसीडरेशन शुरू करते हैं, जिस कंसीडरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट मास। जिसको क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। देखो एक्चुअल में दुनिया में कोई भी चीज ऐसा है नहीं जो पॉइंट के शेप, साइज का होगा और जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे। हम लोग किसी भी बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम लोग क्या करेंगे? मोशन का स्टडी करेंगे। अब मान लो क्या कि कार का स्टडी करना है, कार के मोशन का, तो कार पॉइंट के जैसा तो दिखता नहीं है। हमको ट्रेन के मोशन का स्टडी करना है तो ट्रेन पॉइंट के जैसा तो दिखता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करना है कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमको कंसीडर नहीं करना है कि ये कितना बड़ा है, किस शेप में है, किस साइज में है, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मान लेना है क्या कि ये जिस भी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उस बॉडी का पूरा मास कहां पर कंसंट्रेटेड है? एक पॉइंट पर कंसीडर है। तो ये पॉइंट मास के बारे में आप सीधे सीधे जानेंगे क्या कि द बॉडी ऑफ मास, द मास ऑफ बॉडी लिखेंगे क्या? द मास ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या है? कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, कि एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि इस पूरे बॉडी का मास अगर कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट मास बोलेंगे। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं दिक्कत है। अब देखिएगा, मैं बोला क्या कि काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब कि एक बॉडी हो सकता है, एक पार्टिकल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और इसमें करना क्या? हमको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर नहीं करना है कि इसके शेप, साइज पर क्या फर्क पड़ना है, क्या शेप साइज है, इसको हमको कोई कंसीडरेशन में नहीं लाना है। ये मान के चलना है कि पूरे बॉडी का जो टोटल मास है वो क्या? एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। बात समझ में आ रहा है? मिला जुला के हम लोगों को किसको पढ़ना है? मोशन को। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कि यहां से जो मोशन है आपका, जो मोशन है आपका,
ये मोशन दो टाइप में बढ़ता है। एक तो हमको क्या पढ़ना है, मोशन को पढ़ना है, और इस मोशन को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। दो कैटेगरी में बांटेंगे, जिसमें पहला कैटेगरी क्या होगा, पहला कैटेगरी होगा क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। किसमें होगा, मोशन इन वन डायमेंशन। और जो दूसरा कैटेगरी होता है, ये होता है किस चीज का, ये होता है किसका, मोशन इन टू डायमेंशन का, मोशन इन टू डायमेंशन का। अब ध्यान दीजिएगा कि कब कहेंगे हम लोग कि मोशन इन वन डायमेंशन है और कब कहेंगे कि मोशन इन टू डायमेंशन में है। तो अगर कोई भी पार्टिकल एक टाइम पे एक ही डायमेंशन में चले, आपके पास तीन डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या, जेड एक्सिस। तो अगर कोई भी पार्टिकल एक टाइम में एक ही डायमेंशन में चले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे अगर मैं यहां प्लेन में टहल रहा हूं तो मैं एक टाइम पे या तो आगे जाऊंगा या तो पीछे जाऊंगा, या तो ऊपर आऊंगा या तो नीचे। एक टाइम में मेरा एक ही डायरेक्शन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा मोशन क्या हो गया, मोशन इन वन डायमेंशन। कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है बिना उछले हुए, कभी कभी होता है ना कि फिल्म में देखते हैं हम लोग, गाड़ी आया ब्रेकर पे आया और एकदम हवा में उड़ा दिया, वैसा नहीं। रोड पे जो चल रही गाड़ी है, रोड पे चल रही गाड़ी है, वो क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। वो एक समय में एक ही दिशा में चलेगी। लेकिन वही दूसरे तरफ देखिए कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है और ये लगता है छक्का, ऐसे जाती है, जाती है कि नहीं? अब देखो कि इस बॉल का डायरेक्शन देखो कि एक ही टाइम में ये आगे भी बढ़ रही है और उसी टाइम में ये ऊपर भी जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ही टाइम में ये दो डायमेंशन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि मोशन इन वन डायमेंशन की अगर बात करेंगे, तो मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे तो कहेंगे क्या कि इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स ओनली इन वन डायमेंशन, केवल क्या करे, पार्टिकल एक डायमेंशन में ट्रेवल करे एट अ पार्टिकुलर टाइम, कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर एक पार्टिकल एक ही डायमेंशन में मूव करे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या कहेंगे कि मैन वॉकिंग ऑन रोड, ठीक ना, कि रोड पे चल रहा है इंसान। कार मूविंग ऑन रोड, की कोई भी कार जो रोड पे मूव कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन बोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर यहीं पर हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन का बात करें, अगर हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन का बात करें तो कहेंगे क्या कि इफ एनी पार्टिकल, कि अगर कोई भी जो आपका पार्टिकल है ये ट्रेवल्स करे, किसमें, ट्रेवल्स इन टू डायमेंशन, अगर क्या करे, दो डायमेंशन में ये एक ही टाइम पे मूव करे एट अ पार्टिकुलर टाइम, कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम में कोई भी पार्टिकल अगर दो डायमेंशन में मूव करे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन कहेंगे। और इस मोशन इन टू डायमेंशन का जो पहला पॉइंट आता है, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल ड्यूरिंग सिक्स। बात समझ में आ रहा है? चौका के दरमियान नहीं, छक्के के दरमियान। चौका में बॉल ग्राउंड से भी जा सकता है, मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर छक्का लग रहा है तो निश्चित रूप से है कि एक ही टाइम में बॉल आगे भी जा रही होगी और ऊपर भी जा रही होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा बात जो आता है, अ कार मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, कि किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा जो आपका कार है, ये किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन टू डायमेंशन का। कहिएगा कि कैसे, कहिएगा कि कैसे। तो जरा सा देख लो ध्यान से कि अगर मान लो कि ये कोई सा एक ट्रैक है, तो इस ट्रैक पे अगर एक बॉडी मूव करेगी तो अगर ये इधर आएगी तो एक ही टाइम में ये आगे की तरफ भी और किधर की तरफ, यहां पे देखो कि एक ही टाइम में ये नीचे की तरफ भी और एक ही टाइम में ये आगे की तरफ भी। और बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका भी क्या है कि एक टाइम में मोशन का कितना डायरेक्शन कंसीडर कर रहा है, दो डायरेक्शन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन
टू डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है कि एक टाइम में अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में चले, एक्स में भी और वाई में भी, तो मोशन इन 2 डायमेंशन, और अगर एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में चले, या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, तो क्या बोलेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिए कि आपके पास जो मोशन इन 1D है, आपके पास जो मोशन इन 1 डायमेंशन है, और एक चीज है कि आपके पास मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको क्या सब पढ़ना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। तो आपको मोशन इन 1 डायमेंशन में जो चैप्टर है, वो चैप्टर आपको है पढ़ना क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन में आपको ये एक चैप्टर पढ़ना है। ये तीनों नाम है, एक ही चैप्टर का नाम है, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह बुलाया जाता है। आपको मोशन इन 1 डायमेंशन भी बोल देगा, आपको लीनियर मोशन भी बोल देगा, आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोल देगा, या फिर आपको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मोशन इन 2 डायमेंशन में, मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें एक है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है यहां से, और फिर ये जाकर के गिरती है यहां पर, तो इस बॉल का जो मोशन होगा, इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ये एक चैप्टर के रूप में आपके सामने आएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। और जो आपको दूसरा चैप्टर आएगा यहां पर, ये दूसरा चैप्टर जो आएगा, जिसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। आप सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन जरूर 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाए, तो उस पार्टिकल के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर में ये 2 चीज पढ़ना है आपको, और मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर में यही एक चीज पढ़ना है, जो आपका क्या आएगा, चैप्टर 3 बन के। 2 चैप्टर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, पहला चैप्टर का नाम रखा था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ठीक ना। और जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा है, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर्स पढ़ा है। वेक्टर्स पढ़ने के बाद आपको मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाया हूं, जिस बेसिक मैथ्स के अंदर में मैंने आपसे 2 टर्म की बात की है, डिफरेंशिएशन की, और जिसमें मैंने आपसे बात की है किस चीज की, इंटीग्रेशन की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 2 चीज जो है सो मैंने आपको पढ़ाया है। इतना में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था। और इस चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले ये मस्ट है कि आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जो लोग क्लास किए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको आता होगा। जो लोग क्लास नहीं किए हैं उन लोगों के लिए है क्या कि YouTube पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जा करके और देखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्यों कि जस्ट 1 या 2 क्लास के बाद आपको उसकी यूज आने लग जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो यूज आने लग जाएगी, तब तक इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक ये नहीं आएगा। तो आप YouTube पर जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक ना। अब मैं चाहता हूं क्या कि जो आपका अगला चैप्टर है काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद चैप्टर 3, और इस चैप्टर 3 का नाम क्या होगा, इस चैप्टर 3 का नाम होगा क्या, मोशन इन 1 डायमेंशन। और इस मोशन इन 1 डायमेंशन के अंतर्गत इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं आप लोग क्या, लीनियर मोशन, या फिर इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक ना। रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को आप लोग बोल सकते हैं क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसी चैप्टर का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और इस चैप्टर को देखिए कि जैसे कि आपने देखा कि इसका नाम ये क्या, मोशन। काइनेमेटिक्स में आपको मेनली पढ़ना क्या है, मोशन और मोशन का इफेक्ट, कि मोशन क्या होता है और मोशन से होने वाले इफेक्ट क्या क्या हैं। तो अगर मान लो कि कोई पार्टिकल कुछ मोशन किया, तो निश्चित रूप से वो पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा।
निश्चित रूप से उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। पिटा जाएगी, काय बतियाती है, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। और इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों को कहां पर पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर में। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि हम लोग यहां कहानी शुरू करेंगे कहां से, तो हम लोग इस चैप्टर की कहानी शुरू करेंगे किस चीज से, रेस्ट से, कि आखिर ये रेस्ट होता क्या है। तो आप देखो कि आप दुनिया में सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजों को देखते हो, कुछ चीजें जो रुकी हुई है और कुछ चीजें जो चल फिर रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो चीजें रुकी हुई है उसको आप क्या कहते हो कि वो रेस्ट में है, और जो चीजें नहीं रुकी हुई है, चल रही है, उसको आप क्या कह रहे हो कि वो मोशन में। ये कॉमन सी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि जो चीज मेरे लिए रुकी हुई है वही चीज दूसरों के लिए चल रही होती। आप एग्जांपल लो, क्या कि मान लो कि कोई ट्रेन है और उस ट्रेन में हम और आप आमने सामने बैठे हुए, तो मेरे लिए तो आप रुके हुए हो, लेकिन अगर कोई आदमी बाहर से देख रहा है तो उसके लिए आप क्या हो, मोशन में हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज पर थोड़ा सा हम लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग रेस्ट को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम लोग कहेंगे क्या कि इफ एनी पार्टिकल, कि अगर कोई भी पार्टिकल जो हो डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, क्या करे, कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करे विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, कि अगर किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं करे चेंज विथ टाइम, तो उसे हम लोग किस में कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन रेस्ट, तब पार्टिकल को किस में कहा जाएगा, रेस्ट में कहा जाएगा। दो कैरेक्टर है, आप देखिएगा ध्यान से, इसमें दो पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और विथ टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम बदल रही है और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहीं खड़े हैं। तो मैं अगर पार्टिकल हूं तो मैं यहीं खड़ा हूं, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। आप वहां बैठे हुए, आप फिक्स पॉइंट हो, मैं क्या हूं, पार्टिकल हूं, मैं अपना पोजीशन बदल नहीं रहा हूं। तो टाइम बीत रहा है, मैं अपना पोजीशन बदल नहीं रहा हूं आपके रिस्पेक्ट में, तो मैं किस में हो गया, रेस्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मान लो कि यही चीज क्या है, ये ट्रेन की डब्बे है और ट्रेन के डब्बे में मैं और तुम सामने सामने बैठा हूं। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में टाइम के साथ मैं अपना पोजीशन बदल नहीं रहा हूं, तो मैं किस में हूं, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई बाहर वाला हमको देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं अपना पोजीशन क्या कर रहा हूं, लगातार बदल रहा हूं, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं किस में हूं, मोशन में हो। कहने का मतलब कि हमेशा ऑब्जर्वर को क्या कर देना है, फिक्स पॉइंट बना देना है। जो ऑब्जर्वर है वही क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा। और ऑब्जर्वर के बदल जाने से एक ही चीज जो रेस्ट में है वो मोशन में भी हो सकता है और जो मोशन में है वो रेस्ट में भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, कि किस फ्रेम के अंदर में हम लोग देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की किस फ्रेम के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे देखो कि मैं तुमको बता रहा था क्या कि अगर कोई ट्रेन का डब्बा है और ट्रेन के डब्बे में हम तुम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ऑब्जर्वर भी वहीं पर है और घटना भी उसी फ्रेम के अंदर में घट रही है, ट्रेन के फ्रेम के अंदर। तो ये ट्रेन का डब्बा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर कोई बाहर वाला आदमी देख रहा है तो हम हो गए पार्टिकल जिस पर घटना घट रही है और वो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है। इसका मतलब अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, सराउंडिंग। इस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अगर हम इस रूम के रिस्पेक्ट में देखें सारी चीजें, तो ये रूम क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों कि ऑब्जर्वर भी इसी के अंदर में और घटना भी इसी के अंदर में घट रही है। लेकिन अगर कोई बाहर से आदमी देख रहा है तो अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो क्या हो गया, पूरा सराउंडिंग हो गया। क्यों कि अब ऑब्जर्वर बाहर है। तो आपको सीधा सीधा दिमाग में ये बात डालना है कि एक ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर में ऑब्जर्वर भी हो, देखने वाला भी हो, और उसी फ्रेम के अंदर में अगर घटना भी घट रही हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस कहेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे डिपेंड करता है? तो वही ट्रेन का डब्बा जिसमें मैं और तुम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थे, हम दोनों बदले तो नहीं है, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी देख रहा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या हो गया? बदल गया, सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग हो गया तो हम और आप जो रेस्ट में थे वो किस में आ गए? मोशन में आ गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आप कहिएगा कि इट इज अ फ्रेम इन व्हिच both observer and the incident occurs। कि एक ऐसा फ्रेम जिसमें क्या हो? ऑब्जर्वर भी हो और उसी में क्या हो कि इंसिडेंट जो घटना है वो भी घटे। इसी फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जैसे कि ट्रेन के बोगी में अगर हम दोनों बैठे थे तो ऑब्जर्वर भी यहीं पर है और इंसिडेंट भी यहीं पर है, तो ट्रेन का बोगी क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर घटना घट रही है ट्रेन के बोगी के अंदर में और देख रहा है कोई बाहर वाला आदमी, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? सराउंडिंग। अब ध्यान से देखना कि अगर हम अर्थ पे हैं तो यहां से हम सारे लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन अब अगर कोई आदमी मून से देखे तो अगर अर्थ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम सारे लोग यहां पर क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई मून से देखे तो मून से क्या दिखेगा? उसको मोशन में दिखेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो कहानी में कुछ रियल में नहीं बदला है। जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में था वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सकता है कि रेस्ट में हो या हो सकता है मोशन में हो। मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदल जाने से रेस्ट और मोशन की कहानी बदल सकती है। रेस्ट और मोशन कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात ये देखिएगा क्या कि अगर मान लो कि हम दोनों बैठे हुए हैं ट्रेन में, तो एक्चुअल में तो हम दोनों मोशन में है। एक्चुअल में हम दोनों किस में है? किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप सोचिए कि हम दोनों एक साथ अगर मोशन में है तो हम दोनों को क्या लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में। इसका मतलब कि जब तक कोई पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा तब तक कोई दूसरा उसको मोशन में दिखेगा नहीं। ऐसे सोचो कि हम दोनों क्या किए? हाथ पकड़े और दोस्ती में एकदम कंधे पे हाथ रखे और चलना शुरू कर दिए सेम स्पीड से। मैं जब भी देखूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारा पोजीशन वही रहेगा। टाइम बदल रही है लेकिन पोजीशन लेकिन एक्चुअल में हम लोग किस में है? मोशन में है। तो जब तक कोई रेस्ट में नहीं रहेगा, दोनों मोशन में है तो रेस्ट में लग रहा है, लेकिन जब तक कोई मोशन में नहीं रहेगा, वही मैं क्या करूं? तुम्हारा कंधा छोड़ के रुक जाओ, भाई मैं थक गया, तुम जाओ। अब तुम चल रहे हो तो अब मैं देखूंगा तो टाइम बदलेगा और तुम्हारा पोजीशन भी क्या होगा? बदलेगा। इसका मतलब कि जब तक कोई रेस्ट में रहेगा तब तक दूसरा मोशन में नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मोशन को देखने के लिए जरूरी है कि एक पार्टिकल रेस्ट में रहे, रिलेटिवली रेस्ट में रहे। तो इसीलिए आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं क्या कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे का रिलेटिव टर्म्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या पढ़ते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। अब यहीं से अगर कोई आदमी आपको कह दे क्या कि भाई अब जरा सा मुझे क्या करो, तुम मोशन को डिफाइन करके दिखाओ, तो अगर कोई आदमी आपसे कह दे कि मोशन को डिफाइन करके दिखाओ, तो आप पहले देखेंगे किसको? रेस्ट को। रेस्ट में क्या कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करे विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करे टाइम के साथ साथ, तो उसे किस में कहेंगे? और अगर पोजीशन चेंज करने लग जाए तो इसको किस में कहेंगे? मोशन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मोशन के डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे क्या कि इफ एनी पार्टिकल, कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या करे? चेंज करे इट्स पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज करे विथ टाइम, समय के साथ साथ, तब हम लोग क्या कहेंगे कि देन द पार्टिकल इज इन किसमें? मोशन में। तब पार्टिकल किसमें है? इज इन मोशन। तब पार्टिकल को किसमें कहेंगे? मोशन में कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम तो हमेशा बदलते रहेगी, टाइम कभी रुकने वाला चीज नहीं है। टाइम बदलते रहे तो टाइम के साथ साथ अगर फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदलते रहे तो क्या कहेंगे कि मोशन में है, और पोजीशन नहीं बदले तो किसमें कहेंगे? रेस्ट में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां अगर आपसे मैं बात करूं
रेस्ट और मोशन में तो हम लोग सीधा सीधा पहला बात ये लिखेंगे क्या कि रेस्ट एंड मोशन, ये जो दोनों टर्म है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म्स है कि जब तक कोई रेस्ट में नहीं होगा तब तक कोई दूसरा उसको मोशन में नहीं दिखेगा, या जब तक कोई मोशन में नहीं होगा तब तक उसको दूसरा कोई रेस्ट में नहीं दिखेगा। और दूसरा बात ये कि जो रेस्ट और मोशन है, जो आपका रेस्ट और मोशन है, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन किस चीज पे? तो डिपेंड्स ऑन किस चीज पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि किस फ्रेम से हम इसको देख रहे हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी क्या करेगा? रेस्ट और मोशन डिपेंड करेगा। आपने अभी देखा था कि जिस ट्रेन के डब्बे में हम लोग बैठे थे उसमें एक दूसरे के सामने रेस्ट में थे, तो अगर ट्रेन का डब्बा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था तो हम दोनों रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन के डब्बे से बाहर कोई आदमी ने देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सराउंडिंग हुआ, तो उस सराउंडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम दोनों जो रेस्ट में थे वो उसको कैसे दिखेंगे? मोशन में दिखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या कि रेस्ट और मोशन जो है किस चीज पर डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि यहां से दो चीजें आती है कि अगर जो रेस्ट में है वो तो कहानी खत्म, उसका ना मोशन होगा, ना उसका डिस्टेंस होगा, ना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मोशन हुआ तो पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल अगर किया तो उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां हम लोग बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और बात को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हम लोग ले चलेंगे बात को कहां से? हम लोग बात को ले चलेंगे कहां से? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? तो एक चीज देखना कि यहां हम लोगों को दो चीजों को पढ़ना है। एक पढ़ना है डिस्टेंस ट्रेवल और दूसरा क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये मान लो कि ये मेरा घर और यहां पर मान लो ये तेरा घर। एक गाना है, सुने हुए हो? ये मेरा घर ये तेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, हसीन है। क्या बोला कि ए और बी दो पॉइंट, और ए से बी तक जाने का मान लीजिए कि कुछ अलग अलग रास्ते हैं। ये रास्ता पहला मान लो ये कितने का? 5 किलोमीटर। ये एक दूसरा रास्ता है, लंबा सा रास्ता है, ये कितने का? 7 किलोमीटर। और ए से बी तक जाने का ये एक सीधा रास्ता भी है जो है कितने का? 3 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको बोला जाए कि भाई साहब ये ए है तुम्हारा घर और ये बी है मेरा घर। अब तुमको तुम्हारे घर से तुम्हारे पापा बोले कि जाओ सर को मिठाई पहुंचाओ, क्या करोगे? पहले तो पापा से पूछेंगे कि काहे भाई साहब, हमको तो कभी खिलाते नहीं है। अब देखो कि मिठाई पहुंचाओ तो तुमको एक ड्यूटी मिल गई कि जाना है मुझे, यहां पर किसी भी कारण से जाना है। तो जाना है तो तुम पहले रास्ता सेलेक्ट करोगे कि मुझे पहले रास्ते से जाना है, मुझे दूसरे रास्ते से जाना है, या फिर तीसरे रास्ते से जाना है। तो अगर तुमको मान लो कि अब डिपेंड करेगा वो तुम सेलेक्ट कैसे करोगे। मान लो कि तुमको बोल दिया गया क्या कि बाइक से जाओ, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? आराम से घूमते फिरते जाएंगे, अभी उम्र है बाइक चलाने का। और बोला जाए कि पैदल जाना है तो कैसे जाओगे? लेकिन रास्ते में अगर गर्लफ्रेंड का घर पड़ता है तो कैसे जाओगे पैदल? 7 किलोमीटर वाले से, है कि नहीं? तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी भी रास्ते से मेरे घर गए, किसी भी रास्ते से गए, पहले रास्ते से गए, तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। अगर आप दूसरे रास्ते से गए तो कितना कवर करना पड़ेगा? और अगर आप तीसरे रास्ते से गए तो क्या? इसका मतलब क्या कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो जिस रास्ते पर पार्टिकल चला उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जिस रास्ते से ए से बी तक गए हैं उस रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या चीज है ये? एक्चुअल पाथ लेंथ है। किस पर? एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पाथ, उस पाथ का एक्चुअल पाथ लेंथ है ऑन व्हिच द पार्टिकल ट्रेवल्स। कि जिस पाथ पर किसी भी पार्टिकल ने चला है उस पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलते हैं। पहले से रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। दूसरे से जाएंगे तो 3 किलोमीटर और तीसरे से जाएंगे तो क्या?
7 किलोमीटर। लेकिन इसमें तुम एक चीज और देखना कि अगर हम ए से बी तक जाते हैं पहले रास्ते से, तो ये बात तो तय है कि मुझे 5 किलोमीटर चलना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है कि तेरे को 5 किलोमीटर ही चलना, लेकिन डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी किसी डायरेक्शन में चलना है आपको। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग क्या पढ़े कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस जो है ये क्या है, इज एन कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा बात कि अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो कोई आदमी आपसे पूछ सकता है क्या कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो देखो कि पाथ का लेंथ है, क्या लिखा हुआ है, पाथ लेंथ, और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और मीटर को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। पहला बात हुआ। दूसरा बात देखना कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डायमेंशन का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ किस चीज का, लेंथ का, तो आपको मैं बताया हूं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास, जिसमें क्या क्या है, मास, जिसमें क्या क्या है, लेंथ, जिसमें क्या है, टाइम, जिसमें क्या है, टेम्परेचर, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या है आपके पास, जिसमें आपके पास क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस, ठीक ना, जिसमें आपके पास है क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक ना, जिसमें आपके पास क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। और डायमेंशन के बारे में मैं क्या बोला था कि इसी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है, उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करते थे किस चीज का, एरिया का, तो एरिया को क्या लिखते थे, किसी भी चीज का एरिया लिखते थे तो रेक्टेंगल का कितना, एल इंटू, ये क्या है, ये भी लेंथ है और ब्रेथ भी क्या है, इसका मतलब इसमें लेंथ का कितना पावर है। तो हम लोग क्या बोलते थे कि लेंथ का कितना डायमेंशन है, एरिया में लेंथ का कितना डायमेंशन है, तो ये तो केवल लेंथ है। तो इसमें आपको मैं सिखाया था कि डायमेंशन लिखने के लिए मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए, टाइम के लिए अभी ये 3 ही चीज आएगा। वैसे टेम्परेचर के लिए भी तुमको क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या बोला था, आई, या फिर एक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए क्या बोला था, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए क्या बोला था, सीडी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें देखो कि लेंथ में मास नाम का कोई चीज है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डिस्टेंस के डायमेंशन का, तो डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखते थे। इस डिस्टेंस में मास नाम का कोई चीज नहीं है, इसका मतलब मास का डायमेंशन कितना है, 0 है। अगर हम बात करें लेंथ का, तो ये लेंथ है और इसमें भी कितना पावर है, एक ही पावर है, तो एल रहेगा। इसमें टाइम नाम का कोई चीज नहीं है, या इसी को आप लिखना चाहें तो केवल एल भी लिख सकते हैं। ये देखिए कि यहां से मैं बेसिक से शुरुआत किया हूं, क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा। जब भी आप कोई नया टर्म पढ़ेंगे तो उस नए टर्म के बारे में इस 3 चीज को हमको मेनली डिस्कस करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल अगर है तो वो वेक्टर है कि स्केलर है, उसका यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन क्या है। इस 3 चीजों पर हमको बात करना है। डायमेंशन के बारे में आपको क्या बोला था कि डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर। तुम ध्यान से देखना कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ पावर, कहना कि सर एरिया का बात कर रहे हो, सर्कल का एरिया कितना लिखते हो, अगर सर्कल का बात करते हैं तो सर्कल का एरिया का बात कितना करते हो, सर्कल के लिए अगर बात करते हैं तो कितना लिखते हो, पाई आर। अगर ट्रायंगल के लिए बात करते हो तो क्या लिखते हो, 1/2 इंटू बी इंटू। अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल के लिए क्या लिखते हो, एल इंटू। देखो तो पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन, और पहला रेडियस भी लेंथ और दूसरा रेडियस भी क्या, इसका मतलब लेंथ का पावर कितना। इसमें देखो कि 1/2 कांस्टेंट है, बी भी लेंथ और एच भी क्या, इसका मतलब लेंथ का पावर कितना, एल भी लेंथ और बी भी लेंथ, इसका मतलब एल का पावर कितना।
तो दुनिया में एरिया कैसा भी हो, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का पावर 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग अगर वॉल्यूम का बात करते हैं, अगर वॉल्यूम का बात करते हैं तो देखिए कि वॉल्यूम का ही अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या बात करते हैं भाई, 2-3 फिगर ले लो। एक लेते हैं क्या, सिलेंडर, कितना लिखते हो, पाई आर स्क्वायर। एक लेते हैं क्या, कोन, कोन का कितना लिखते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना। एक हम लोग ले लेते हैं क्या, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कितना लिखते हो, L इंटू बी इंटू एच। एक हम लोग ले लेते हैं क्या, एक हम लोग ले लेते हैं क्या, स्फेयर, स्फेयर का कितना लिखते हो, 4/3 पाई आर कितना, देखो तो पाई कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर इंटू आर, 2 लेंथ, और हाइट भी क्या है, लेंथ है, इसका मतलब लेंथ कितना है इसमें, ये देखो तो 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और एच, इसका मतलब लेंथ कितना है, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, और हाइट भी क्या है, इसका मतलब लेंथ कितना है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब, आर क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा भी लेंथ का डायमेंशन कितना होगा। तो मैं आपको उस समय में डायमेंशन पढ़ाते समय में बताया था कि जो डायमेंशन होता है वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या बताता है, नेचर बताता है। मैं आपसे बोलूं क्या कि देखो एक ऐसा चीज है जिसके पास 2 हाथ है, हाथ में 5-5 उंगलियां है, एक मुंडी है, 2 आंख है, 2 कान है, बाल थोड़ा अच्छा है, देखने में स्मार्ट लगता है, कपड़ा पहना रहता है, तो तुम क्या सोचोगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंसान के बारे में। इसका मतलब क्या कि मैं नेचर बता रहा हूं तो आप गेस कर दे रहे हैं क्या कि हम किसके बारे में। वही मैं बात कर रहा हूं कि 4 पैर है, काली कलर का है, 2 सिंग है, एक बड़ा सा मुंह है, मोटा सा चेहरा है, क्या सोचोगे, भैंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं नेचर बता रहा हूं तो आप एस्टिमेट कर रहे हैं क्या कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से मैं बोलूं क्या कि देखो एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें लेंथ का डायमेंशन 3 है, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम की बात की जा रही है। लेंथ का डायमेंशन 2 है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एरिया की बात की जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन पीछे पढ़े हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि यहां डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में हम एक पॉइंट आपसे और आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट का। तो अभी डिस्टेंस के बारे में क्या जाने कि एक्चुअल पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ है कब से, तो जिस पाथ पर पार्टिकल चलेगा उसका जो लेंथ होगा उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होगा, मीटर में होगा, और डायमेंशन कितना होगा ये। इसके साथ ही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, अगर हम लोग किसका बात करें, डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन ये डेफिनेशन अब 11th में आकर के इसको हम लोग गलत बोलेंगे कि अब ये डेफिनेशन आपको पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब आपको पढ़ना क्या है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पढ़ना है क्या कि इट इज डिफाइंड एज द, आप सही सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, आप लिखेंगे क्या कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। या फिर आप सीधे लिखना चाहें तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझने के लिए सर ये क्या पोजीशन वेक्टर फालतू का ड्रामा लगा दिया आप, हम कितना अच्छा तो जानते थे कि ये जो है सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो है सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जरा सा ध्यान से देखना मेरे साथ। सपोज दैट कि ये एक पॉइंट है तेरा ए जो कि है इनिशियल पॉइंट, और यहां एक पॉइंट है तेरा क्या बी जो कि है क्या फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ए है कैसा पॉइंट आपका इनिशियल, और बी है कैसा पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट। अगर ए का तुमको पोजीशन वेक्टर चाहिए मेरे भाई तो ओरिजिन से क्या करोगे, इसको ऐसे मिला दोगे, ये हो गया क्या ए का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से ऐसे मिला दिए, इसका क्या हो गया, ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया।
और ओरिजिन से ही आप क्या करेंगे, बी को मिला देंगे। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका नाम रख लीजिए R1 और इसका नाम रख लीजिए क्या। अब देखिए कि ए से बी तक का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है आपका ये है, और इसी को आप क्या बोल दीजिए, वेक्टर आर, और यही वेक्टर आर जो है आपका ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप क्या पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस, कभी भी चेंज लिखते हैं कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल R2 और माइनस क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब याद करो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने कभी तुमको पढ़ाया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि यदि दो वेक्टर है, ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इससे बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या कि हमको हेड से हेड को मिला देना है और टेल से टेल को मिला देना है। तो ट्रायंगल बनेगा ऐसा, और हेड से हेड मिलने वाला और टेल से टेल मिलने वाला वेक्टर, ये हो गया क्या, रिजल्टेंट। और लिखते थे क्या, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या, वेक्टर, यही ना लिखते थे, अपोजिट ऑर्डर वाला। अपोजिट ऑर्डर वाला कौन, जिसका टेल से टेल टकरा रहा है और जिसका हेड से हेड टकरा रहा है, अपोजिट ऑर्डर वाला बाकी दो के सम के बराबर। यहां देखो एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ट्रायंगल बन रहा है क्या, यहां पे ट्रायंगल में अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है, तो मुझे जहां तक दिख रहा है टेल से टेल यहां टकरा रहा है और हेड से हेड यहां टकरा रहा है। इसका मतलब R2 किस में है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका वेक्टर R2 है वो बाकी दो वेक्टर R1 और प्लस वेक्टर R के सम के बराबर होगा। ध्यान से देखिए कि अगर R लिखना है तो R1 को इधर ले आएंगे, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर R, और ये वेक्टर R इक्वल टू क्या लिखाएगा, R2 माइनस R1। आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन R2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या, तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट क्या मिला है, R मिला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैथमेटिकली निकालना हो तो तुम सीधे ये निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई साहब डेफिनेशन क्या होगा, तो लिखोगे क्या कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, कि पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में कितने का चेंज हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर शुरू में पार्टिकल था ए पर, ए से पार्टिकल किसी भी रास्ते से चला गया कैसे, बी पर। ए से बी तक ऐसे ही नहीं गया, ये किसी भी रास्ते से जा सकता है ए से बी तक। सपोज करो कि मैं रास्ता ले रहा हूं क्या, ए से ये गया ऐसे करके बी तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ए से बी तक गया या किसी भी रास्ते से गया, ये ऐसे भी जा सकता है, लेकिन इस बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, तो कैसे ऐसा होगा ये डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोल दिया मैंने, वेक्टर आर। ए पहले जहां पर था उसका पोजीशन क्या, R1, जहां पर बाद में था उसका पोजीशन क्या, R2। अब ये बन गया वेक्टर आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें ट्रायंगल लॉ देखे तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है भाई कि ट्रायंगल में जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हो, अपोजिट ऑर्डर में कौन होगा, जिसका हेड से हेड टकरा रहा है और जिसका टेल से, तो कौन सा ये R2, वो किसके बराबर में होगा, बाकी दो के सम के। तो R2 इक्वल टू कितना, R1 प्लस, अपन को R डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो R1 को इधर भेज देंगे तो R इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R2 माइनस, और ये है क्या, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। आप इस चीज को कह सकते हैं क्या कि ये चीज जो है, ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। केवल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इससे मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन किससे मिलेगा, वेक्टर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाला शॉर्टेस्ट लाइन होगा उसे क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्टेस्ट लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी, ये तो पता नहीं चलेगा आपको ऊपर से। ये पता करने के लिए आपको वेक्टर में आना पड़ेगा। तो वेक्टर में आना पड़ेगा तो आप देखिए कि दो वेक्टर का डिफरेंस क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। चावल में से चावल को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, चावल मिलेगा। तो वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि इनिशियल स्केलर है, वेक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, जो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। और अच्छी बात यह है भाई कि डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ ही है, और लेंथ हमेशा किस में होगा? मीटर में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो एसआई यूनिट होगा, जो एसआई यूनिट होगा किसका? एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, ये भी क्या हो जाएगा आपका? मीटर। और अगर आप बात करेंगे किस चीज का? डायमेंशन का, तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपका, ये डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी कितना हो जाएगा? m0। इसमें भी केवल लेंथ है, टाइम नहीं है, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? केवल l। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहां से एक पॉइंट दोनों के लिए कॉमन लिखना है हमको। एक पॉइंट दोनों के लिए कॉमन क्या लिखना है? तो एक पॉइंट जो दोनों के लिए कॉमन लिखना है वो लिखना है क्या? तो जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज कैसा? पॉजिटिव। सपोज करो कि मैं यहां से चलूं, एक कदम चला, दो कदम चला, मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? स्ट्रेट लाइन पे ही चला हूं। मैं एक कदम पीछे आया, मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 2 और 1। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अब 1। मैं जहां था वहीं आ गया, डिस्टेंस कितना हुआ? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। मैं एक कदम पीछे आ गया, डिस्टेंस कितना हुआ? 5। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप गाड़ी में किलोमीटर मेजर करने वाला ऑडोमीटर आप देखा है? गाड़ी आगे चलाएं चाहे पीछे चलाएं, उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर ऐसा होता तो हम यहां से घर से कहीं जाते तो किलोमीटर बढ़ते जाता, और उधर से वापस आते तो किलोमीटर घटते आता। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब चाहे आगे चले चाहे पीछे चले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा ही कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मोशन के डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव, जहां थे वहीं आ गए तो 0, वहां से पीछे चले गए तो नेगेटिव। तो क्या बोला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर बात करें हम लोग किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब यहां पर सवाल उठता है क्या कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो बात में मान लिया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको थोड़ा ठीक से समझना है। अभी तक हम लोग क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होगा, डायमेंशन l होगा। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बोला क्या कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 क्या होगा इस पर मैं चर्चा करूंगा। 2 मिनट आप टाइम दीजिएगा। दूसरा बात आप हमेशा याद रखिएगा ये क्या कि आप देखिए यहां से कि यहां से पाथ 1 का भी लेंथ डिस्टेंस है, पाथ 2 का भी लेंथ क्या है, पाथ 3 का भी लेंथ क्या है, लेकिन इसमें से केवल एक पाथ ऐसा है जो स्ट्रेट पाथ है और वो डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा? पाथ 3। तो अगर रास्ते 1 से भी आप चले, अगर रास्ते 1 से चले आप तो डिस्टेंस कितना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना। रास्ता 2 से चलें तो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट भी कितना। अगर रास्ता 3 से चलें तो डिस्टेंस कितना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना। ध्यान से देखना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस खाली इस केस में बराबर हुआ है, बाकी हमेशा डिस्टेंस क्या रहा है? बड़ा। बाकी हमेशा डिस्टेंस क्या रहा है? बड़ा रहा है। तो आप एक पॉइंट हमेशा यहां पर नोट करिएगा क्या कि नोट करिएगा क्या कि जो आपका डिस्टेंस होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। कहोगे कि सर यहां मॉड क्यों लगा दिए, मॉड क्यों लगा दिए? तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव कभी पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा क्या? नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? मॉड लगा देते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब हम सीधे स्ट्रेट लाइन पे चले।
तो स्ट्रेट लाइन पे चले तो जितना दूर डिस्टेंस हुआ उतना ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप ध्यान से देखिए कि जब हम लोग रास्ता 3 से चल रहे थे तो डिस्टेंस भी कितना और डिस्प्लेसमेंट भी कितना। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या कि जब भी आप स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे, जब भी आप स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे, इफ पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, अगर स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो उस केस में जो है सो आपका डिस्टेंस इक्वल टू किसके हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, अदरवाइज हमेशा ही डिस्टेंस बड़ा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैं क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है और जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसको बड़ी गौर से सुनिएगा और सीखिएगा। कहता क्या है, हम लोग बात करेंगे किस चीज का, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। कहता है क्या कि इफ द फाइनल पॉइंट इज इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिधर मैंने शुरू में मोशन करना शुरू किया था, फाइनल पॉइंट अगर उसी डायरेक्शन में हो, देन द डिस्प्लेसमेंट विल कैसा होगा, पॉजिटिव। DISP का मतलब समझ जाना है कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मैं क्या बोला कि सपोज करो कि एक पार्टिकल यहां से शुरू करना, ये है क्या, इनिशियल पॉइंट, और यहां से ये चला और यहां तक पहुंच गया, ये है B, इसका नाम है क्या, फाइनल पॉइंट। तो ध्यान देना कि ये फाइनल पॉइंट है। पार्टिकल शुरू में किधर की तरफ चला, इधर की तरफ चला, ये है क्या, इनिशियल मोशन का डायरेक्शन। शुरू में पार्टिकल इधर की तरफ चला और फाइनल पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों को जो मिलाने वाला लाइन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया कि नहीं? कि जिधर शुरू में चलना शुरू किए, फाइनल पॉइंट मेरा उसी डायरेक्शन में। अब उसी डायरेक्शन मतलब यहां रहे, वहां रहे, वहां रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इधर चलना शुरू किए तो फाइनल पॉइंट भी जहां से चलना शुरू किए उधर क्या करो, एक लाइन डाल दो। एक लाइन डाल दी ऐसे करके, ये हो गया बाउंड्री। बात समझ में आया कि नहीं? अब इस बाउंड्री से हम चले इधर की तरफ शुरू में चलना शुरू किए और फाइनल पॉइंट भी किधर है, बाउंड्री के उधर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर आपसे बात किया जाए क्या, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का, या फिर पहले बात करें किस चीज का, जीरो डिस्प्लेसमेंट का। पहले बात करें किस चीज का, जीरो डिस्प्लेसमेंट का। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं क्या, कि इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज एट सेम पोजीशन, दोनों का दोनों क्या रहे, सेम पोजीशन पर रहे, तब जो है सो क्या होगा, देन द डिस्प्लेसमेंट विल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि मैं जहां से चलना शुरू करूं दोबारा वहीं वापस आ जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैं घर से चला और शाम को घर ही वापस चला गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस क्या, पॉजिटिव। इस केस में भी अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई साहब डिस्टेंस क्या है, तो आप सीधे कहेंगे कि डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर देखना कि अगर कोई पार्टिकल यहां से चला और घूमते फिरते ऐसे करके फिर यहीं पर पहुंच गया, ए से चला और फिर कहां पहुंच गया, ए पर, तो इस केस में जो पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल है, ये डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अब जो है सो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए कि जो तीसरा बात है आपके पास, तीसरा बात है क्या आपके पास, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव कब कहेंगे, तो कहता है क्या कि इफ द फाइनल
point is in the opposite direction of इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिधर मैं चलना शुरू किया था अगर फाइनल पॉइंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो मैं यहां से चलना शुरू किया इनिशियल पॉइंट और इस तरफ चलना शुरू किया, यह है मेरा क्या, यह है मेरा क्या, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका ये। यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते चलते ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, घूम के यहां आ गया और ये है आपका क्या, फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, इधर, और फाइनल पॉइंट क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इस केस में भी आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस का तो डिस्टेंस कैसा होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर जिधर चलना शुरू किए और खत्म किए हम इधर की तरफ, मान लो हम यहां से इधर चलना शुरू किए और घूम करके हम पहुंच गए पंखे के पास में, तो शुरू में हम वहां से चलना शुरू किए थे उधर की तरफ, लेकिन फाइनल पॉइंट किधर है, इसके अपोजिट में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा, नेगेटिव। हम इधर चलना शुरू किया और इधर ही चलते रह गए आगे इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कैसा, हम जहां से चलना शुरू किए वहीं पर आगे, डिस्प्लेसमेंट कितना। लेकिन डिस्टेंस हर केस में कैसा, मैं उम्मीद करूं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा, काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। आपके पास होमवर्क में एक क्वेश्चन है क्या, कि आपके पास होमवर्क में एक क्वेश्चन है क्या, कि आपसे कहेगा क्या कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, डिफरेंस लिख के लाना है। आप करेंगे क्या, ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में दोनों का डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट में ये वेक्टर है ये स्केलर है, तीसरा पॉइंट में इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है इसका भी ऐसा यूनिट, चौथा पॉइंट में इसका डायमेंशन ये होता है इसका भी डायमेंशन, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में एक कॉमन पॉइंट क्या, कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा ही बड़ा या बराबर होता है किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ऐसे करके लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है कब जीरो होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना में कोई दिक्कत है क्या? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, अगले दिन कहानी शुरू करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है एवरेज, क्या होता है इंस्टेंटेनियस, और इसके बाद कहानी को स्पीड वेलोसिटी और धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। मैं उम्मीद करूं कि अब सबको समझ में आ रहा होगा। आपसे विनम्र निवेदन है क्या, कि 3 चीजों का बेसिक आप कंप्लीट करें इस चैप्टर के लिए। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पीछे पढ़ाया जा चुका है, दूसरा डिफरेंशिएशन और तीसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोडेड है, इंटीग्रेशन का वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जा करके 1 बार 2 बार 3 बार देखें,